क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास है नहीं। हाँ, पूरा क्वेश्चन बोल डालो क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, मैं जो दिया था वो। ए अपॉन एक्स क्यूब आई कैप। हाँ, क्या है? ए की एसआई यूनिट लिखी। पोटेंशियल को जीरो मानना था और E इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स क्यूब आई कैप लिखा था। हमें एसआई यूनिट बतानी थी ए की। एक्स डिस्टेंस था, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से, अगर हम ए आई कैप को छोड़ दो, अभी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आई कैप दिखाया गया, डायरेक्शन दिया गया। अगर ए कैप इसको ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ई एक्स क्यूब। और ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन कूलम, है ना। एफ अपॉन क्यू, एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू और एक्स क्यू। तो भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, यूनिट ऑफ ए, ए की यूनिट हमें लिखनी है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की यूनिट कूलम। और एक्स का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर कूलम मीटर क्यूब या न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है। अरे बेटा यहाँ पर अगर स्क्वायर क्यूब है तो यहाँ पर भी तो क्यूब लिखोगी। अगर एक जगह क्यूब रहेगा तो दूसरी जगह भी तो क्यूब ही रहेगा, मीटर थोड़ी ना बन जाएगा, मतलब स्क्वायर थोड़ी ना बन जाएगा, सॉरी। हाँ, और आगे क्या एक्सप्रेस करने के लिए, पोटेंशियल फाइंड करना था इनफाइनाइट टू बी जीरो, है ना। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल अगर जीरो हो तो उसके लिए आपको बताना था, एक इक्वेशन बताना था। तो एक फॉर्मूला होता है ना, ई और बी में रिलेशन होता है कुछ, बी और ई में रिलेशन बताया गया था, याद है? नहीं याद है? ई और बी में रिलेशन बताया गया था, V इज इक्वल्स टू ई आर, V इज इक्वल्स टू ई इंटू आर, बताया गया था। तो बस वही लगा दो, V इज इक्वल्स टू ई इंटू, यहाँ पर आर के ऊपर क्या लगाओ, एक्स लगाओ। एक्स, ई की वैल्यू पुट कर दो, ए अपॉन एक्स क्यूब आई कैप इंटू एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। हाँ, क्यों डिफरेंशिएट की थी क्या, फॉर्मूला यही लगाई थी। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे ये बता दो, इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? वो साफ साफ कह रहा है कि रीजन पर बताओ, वर्क पूछा है क्या, एनर्जी पूछा है क्या? ना वर्क पूछा गया ना एनर्जी पूछी गई, सीधे से पोटेंशियल पूछा गया। तो पोटेंशियल का रिलेशन बता दो ई के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है, V इज इक्वल्स टू ई आर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ई हमें दिया हुआ था। अगर एनर्जी निकालना हो, वर्क डन निकालना हो, तब तो फिर ठीक है, फिर किया जा सकता है। बट इन्फिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो भी होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करोगे तो यही आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो से माइनस भी करोगे तब भी यही आने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने की इसमें जरूरत नहीं थी। जहां पर
हमें वर्क निकालना होता है, एनर्जी निकालनी होती है, वहां पर हम इंटीग्रेशन करते हैं, बट इंटीग्रेशन की आप जरूरत ही नहीं है। इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर वर्क डन आपको नहीं निकालना है। अगर वर्क डन निकालना होता या एनर्जी निकालनी होती तब आप फिर लगाते, इंटीग्रेशन करते। चलो अगला बताओ, कौन सा अगला नहीं आया? हाँ, एक बच्चे का था, क्या नाम था उसका? उत्कर्ष का। एक मिनट, उत्कर्ष का क्वेश्चन जो डायग्राम वाला था बेटा, एक मिनट होल्ड करोगे, मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है? मुझे भी गैलरी खोलनी पड़ेगी। ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहाँ पर डायग्राम बना था, यहाँ पर 23 माइक्रोफैरेड है, 7 है, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 13 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड एंड 10 माइक्रोफैरेड। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे बताना था। उत्तर सही था क्वेश्चन? तो देखो बेटा, यहाँ से लास्ट से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, लास्ट से, क्योंकि यहाँ से हमें दिख रहा है पैरेलल में हो है। कहाँ से? यहाँ से। ये देखो, ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों जो है, ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ से देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में कैसे सॉल्व होता है? पैरेलल में कैपेसिटेंस का कैसे बनते हैं? C1 प्लस C2 बनते हैं डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, इट मींस 2 माइक्रोफैरेड। तो इसको हटा करके हम 2 माइक्रोफैरेड लगा सकते हैं इसकी जगह पर, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं 2 माइक्रोफैरेड। इतने की जगह पर क्या लग गया? यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड लगा। ऐसे ये बन गया यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड। समझ में आ रहा है? ये 2 माइक्रोफैरेड कैसे आ गए? क्योंकि दोनों पैरेलल में। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरेड का हो गया। अब देखो, ये वाला और ये वाला किसमें है?
सीरीज में, तो 13 माइक्रोफैराड को और इसको सीरीज में सॉल्व कर दो। 1 अपॉन C डबल डैश 1 अपॉन 13 प्लस 1 अपॉन 2 26 2 प्लस 13 C डबल डैश आ जाएगा 26 अपॉन 15। इसको हटा करके आप यहाँ पर अब क्या लगा सकते हो, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर लग गया क्या 26 अपॉन 15 में। फिर ये दोनों पैरेलल में जोड़ लीजिए और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए। देखिए दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, फिर दोनों सीरीज में आ जाएंगे। फिर ये वाला चीज और इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा। समझ में आया? कर लोगे इसको, इजी कर दिया, हो जाएगा। इजी हो गया काफी है, कोशिश करना, नहीं आता तो फिर पूछ लेना, ठीक है। आयुषी शर्मा, आयुषी शर्मा, आयुषी आयुषी बेटा सुन रही हो? आवाज बहुत धीमी आ रही तुम्हारी। हाँ अब ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए, क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ। एनसीईआरटी था ना जो तुमने सेंड किया था फोटो, वो एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? हाँ क्वेश्चन नंबर 2.12, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है इस समय तो मैं बता सकता हूँ। में ले मिल गया। A charge of 8 microcoulomb है ना is located at the origin, यही था, यही क्वेश्चन है ना। चलो इसको बता देते हैं। देखो एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास होगी, एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2.12 है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर 8 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ, एक स्मॉल चार्ज है उसको कितना चार्ज है -2 × 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P टू पॉइंट Q वाया अ पॉइंट R। पॉइंट P से पॉइंट Q पर शिफ्ट किया जाता है R से होते हुए, यानी पॉइंट P से Q पर ले जाएगा लेकिन पहले R पे जाएंगे, यानी पहले P से R पे जाएंगे फिर R से Q पर जाएंगे, फाइनली हमें Q पर जाना है। तो इसमें वर्क डन कितना लगेगा, आपको वर्क डन फाइंड करना था। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है चार्ज दिया हुआ है यानी Q दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलम यानी 8 × 10⁻⁻6 कूलम, ये चार्ज हो गया। इसको पॉइंट P से यानी पॉइंट P दिया हुआ है पॉइंट P 0 0 3 और पॉइंट Q तक लाया जाता है। पॉइंट Q है 0 4 0 0 4 0 और पॉइंट R से होते हुए लाया जाता है। पॉइंट R कितना दिया हुआ है 0 6 9 सब सेंटीमीटर में है, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में है, ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम करना है। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये कुछ डायग्राम समझ में आएगा आपको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है 8 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है सेंटर पर, ऑरिजिन पर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। कहा जाता है कि इस चार्ज पार्टिकल को
एक चार्ज पार्टिकल को कहां से, इस चार्ज को कहां से ले जाया था भाई, इलेक्ट्रॉन दिया है, चार्ज पार्टिकल दिया है, तो चार्ज आपको दिया हुआ है, सेंटर पर रखा है 8 माइक्रोकूलम, ये सेंटर पे रखा हुआ है, और चार्ज जो मूव कराया जा रहा है वो है Q नॉट, Q नॉट को मूव कराया गया है जिसकी वैल्यू -2 × 10⁻⁶ कूलम दी हुई है, इसको मूव कराया जा रहा है। सेंटर पर ये चार्ज रखा हुआ है, 8 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और इस चार्ज को पॉइंट P से Q तक मूव कराया जाता है। पॉइंट P कहाँ है, 003, यानी z एक्सिस पर होगा, 003 पॉइंट P होगा, ये है पॉइंट P। कहाँ तक ले जाया जाता है, 040 तक, 040 यानी यहाँ पर होगा x, y एक्सिस पर होगा, सॉरी y एक्सिस पर होगा 040। P से Q तक लाया गया है, लेकिन पहले कहाँ ले जाया गया, 069 पर। 069 का मतलब xy प्लेन, देखिए यहाँ पर कौन है, x0 है, x0 है, y और z दिया हुआ है, यानी किस प्लेन पर होगा, yz प्लेन पर होगा, किस प्लेन पर, yz प्लेन पर ले गया होगा, ये है हमारा yz प्लेन, ये प्लेन कौन सा है, y और z प्लेन। तो चार्ज पार्टिकल को पहले 069 यानी y एक्सिस पर 6 और z एक्सिस पर 9 यहां से हो जाएगा, पहले क्या किया गया होगा, ये पॉइंट R है, यानी पहले चार्ज को यहां से यहां ले जाया गया, उसके बाद फिर यहां से यहां ले जाया गया। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है पॉइंट P से पॉइंट Q तक पहुंचाने में। क्वेश्चन समझ में आया, बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया, बोलो, क्वेश्चन समझ में आया। अब इसका सॉल्यूशन देखो, हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन कभी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वर्क डन हमेशा फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे। वर्क इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वर्क जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, इसका मतलब वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करेगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो हमारा फाइनल इनिशियल पोजीशन है P पॉइंट और फाइनल पोजीशन है Q पॉइंट, यानी हमें R से कोई लेना देना नहीं है। R तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, R से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें P से मतलब है और Q से मतलब है, रास्ते से हमें मतलब नहीं है, हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होना चाहिए। तो हमारा इनिशियल पोजीशन है P जो दिया है 003 और आखिरी पोजीशन है Q जो दिया है 040। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। इस चार्ज जो चार्ज यहाँ पर रखा है, इस चार्ज के कारण से पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा और इस चार्ज के कारण से पॉइंट Q पर पोटेंशियल क्या होगा। तो हम पॉइंट P के पर और पॉइंट Q पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, पॉइंट Q पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू 8 माइक्रोकूलम जो चार्ज सेंटर पे रखा था उसके कारण से। तो पोटेंशियल एट P को हम Vp से लिख रहे हैं, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। 9 × 10⁻⁹ Q दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस कितनी है P पॉइंट पर, इस पॉइंट पर P की डिस्टेंस कितनी थी, तो 0.003 थी, यानी 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ जाएगा आपको, इसको इससे कैंसिल कर दिया जाए, 3 बचेगा, 3 × 8 = 24 और इनटू 10⁻9 है, ये ऐड हो जाएगा 10⁻11 -6 है यानी 10⁵ ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट Q पर पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो पॉइंट Q पर पोटेंशियल आएगा 9 × 10⁻9 × 8 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻2, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पॉइंट Q की डिस्टेंस दिया हुआ है y एक्सिस पर। तो हमें डिस्टेंस से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 बचेगा, 8 × 2 = 18 हो जाएगा, 9 × 2 = 18 सॉरी 10⁻5 यहाँ पे बचेगा, +5 बचेगा, -5 नहीं बचेगा। तो इतना वोल्ट आ गया पोटेंशियल, इतना वोल्ट आ गया पोटेंशियल पॉइंट P पर, इतना वोल्ट पोटेंशियल पॉइंट Q पर। अब हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था कि वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ था। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये था कि डेल्टा V = W/Q0। जिस चार्ज को मूव करोगे,
तो W इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा V इनटू Q नॉट हो जाएगा। डेल्टा V की वैल्यू मतलब VQ माइनस VP, VP माइनस VQ, सॉरी VP माइनस VQ का इनिशियल आप कोई भी ले सकते हो। तो VP माइनस VQ कर रहे हैं, पॉजिटिव बनाना होता है क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। Q नॉट की वैल्यू दी हुई है आपको 2 × 10 टू द पावर माइनस 9। तो Vp माइनस Vp करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 24 में से 18 माइनस करेंगे 6 बचेगा। 6 × 10 टू द पावर 5 × 2 × 10 टू द पावर माइनस 9, इट मींस 12 × 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा, 12 × 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। समझ में आया? कोई दिक्कत है इतने में? रब करें। और कोई क्वेश्चन किसी का? बताओ। थर्टी थ्री जीरो अब सही है। वो तो आई कैप लगा लिया। बी का बस देखो, हाँ वो तुमने खुद कहा कि अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप। डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो इसका, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो। दो ये पॉइंट है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे पहले। तो भैया ए को लिखा जा सकता है, वेक्टर ए को 4i कैप प्लस 2j कैप, और बी को लिखा जा सकता है 10i कैप माइनस 5 सॉरी प्लस 5j कैप। ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए बी डिस्प्लेसमेंट होगा b माइनस ए, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस होगा 6i कैप, और 5 में से 2 माइनस करेंगे प्लस 3j कैप। ये आ गया। और हम जानते हैं कि b इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, b इज इक्वल टू e डॉट r। e कितना है? 30i कैप डॉट r कितना हमने निकाल लिया 6i कैप प्लस 3j कैप। 3 i से i का मल्टीप्लाई होता है, i डॉट j 0 होता है। 30 into 6 means 180 वोल्ट आंसर। कैसे मल्टीप्लाई की? समझ में आया ये कैसे हुआ है? और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ बोलो बोलो। बोलो
6। अरे बेटा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए तुम्हें आगे की चीजें भी पता होनी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ा लेने तो मैग्नेटिक्स, फिर मजा आएगा इस क्वेश्चन को समझाने में। मैग्नेटिक्स का यूज है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे चैप्टर तब समझ में आ जाएगा। अभी समझ में कम आएगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, रटना पड़ेगा, एक चीज रट लोगे समझ में आ तो जाएगा, बट वही है कि कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। और कोई पूछो। 17 वाला, ये सही है, ये हो जाएगा तुम्हारे, समझ में भी आ जाएगा। A long charged cylinder of linear charge density is lambda, density lambda is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field in the space between two cylinders? दो cylinders के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। देखो है क्या, दो सिलेंडर जिसमें कह रहा है, दो सिलेंडर है ए और बी, दो सिलेंडर हैं ए और बी हैं, एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के अंदर है, फिट है एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के अंदर। तो बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कुछ ऐसे है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक सिलेंडर दूसरा सिलेंडर, ऐसे। इसकी रेडियस अगर ए है और छोटे वाले की रेडियस अगर बी है, ये तो बीच में जो ये स्पेस बच रहा है, इस स्पेस में पोटेंशियल कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। इस स्पेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है। दिख रहा है? तो जहां पर पोटेंशियल समझाया गया होगा, जहां पर पोटेंशियल बताया गया था, आप लोगों को स्फेरिकल कैपेसिटर बताया गया था, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बताया गया था, डेरिवेशन पढ़ाया था। एनसीईआरटी बुक में ही इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जहां पर स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए दिया हुआ डेरिवेशन दिया हुआ है, उसी के नेक्स्ट पेज में ब्लू कलर से अलग से दिया हुआ है नोट करके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर भी दिया हुआ है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर क्या आएगा उस क्वेश्चन में देख लेना, सॉल्यूशन देख लेना, ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। उसको देख जरूर लेना, तो ना हो पाए तो फिर मैं सॉल्व करूँ, लेकिन एक बार कोशिश करो, पहले नहीं आता तो फिर पूछो, मजा आएगा फिर। ठीक है, या मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट करके बना कर। अच्छा बताओ, गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, लॉन्ग वायर, उसका हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, ये फाइंड किया था ना। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होता है E डॉट dr,
डॉट डी आर, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ए और बी के बीच का स्पेस क्या होगा, उसमें पोटेंशियल कितना होगा, तो बी को इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, किस ये डी भी मान लो, तो इसको इंटीग्रेट करो ए से बी तक, ए से बी तक इसको इंटीग्रेट कर दो ई डॉट डी आर। अब इसको लिख दो ए से बी तक 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर डी आर, ठीक है ना। तो ये 1/4πε0 2 लैम्डा बाहर आ जाएगा, 1/r का इंटीग्रेशन कर दो r के रिस्पेक्ट में, कर लोगे अब तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ना हो पाए तो फिर बताना, वैसे आसान है, इसके आगे हो जाना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कल क्या बताना है, अगर क्वेश्चंस हो गए हो तो कल क्या बताना है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स पूछने हैं। सूर्यमय मिलन, आयुषी शर्मा के न्यूमेरिकल्स हैं, अभी पढ़े नहीं हो ना तो बात समझ में आएगा। चलो आयुषी तुम्हारी न्यूमेरिकल्स, और किसी के न्यूमेरिकल है आयुषी को छोड़ करके? आयुषी को छोड़ करके और किसी के न्यूमेरिकल्स है? नहीं। आयुषी जितने तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस थे तुम्हारे जो मुझे सेंड किए थे, तो कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए उसका नंबर लिख देना एक बार। जैसे तुमने फोटो सेंड करके तो भेज दी, बट फोटो से समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन तुम्हें पूछना है, कौन सा तुम्हें आ गया, तो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है उसके नंबर्स लिख करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ये सर ये नंबर के क्वेश्चन है, ये मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको तुम्हें बता दूंगा, पर्सनल तुम्हें बता दूंगा फिर, क्योंकि सबको कोई और किसी को नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो फिर तुम्हें ही बता दूंगा, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ये आज शाम तक काम होता है, शाम तक का मतलब आज रात तक में ये काम हो जाएगा, ठीक। और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, न्यूमेरिकल्स लगाते रहो, नहीं आता है तो फिर पूछते रहो, ठीक है।